नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। किस्मत का खेल देखिए कि 2022 साल यही था और तारीख थी 27 नवंबर। 27 नवंबर 2022 को अभी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनको रिटायर होना था। खुद उन्होंने रिजिग्नेशन लेटर लिखकर भेज भी दिया कि अब मुझे फोर्स से हटा दो। इसकी वजह यह थी कि एक जख्म, एक दाग। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब उस वक्त आसिम मुनीर आईएसआई चीफ। आसिम मुनीर की कुछ हरकतें ऐसी थी कि इमरान खान को लगा कि यह आदमी घर का भेदी है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 8.5 महीने में आसिम मुनीर को आईएसआई के चीफ से हटा दिया। अब पाकिस्तान में आईएसआई यानी कि वहाँ के खुफिया एजेंसी का चीफ बहुत बड़ी बात होती है, और जो भी पाकिस्तान के इतिहास में रहा है कि ज़्यादातर आर्मी चीफ जो बना है, एक बार आईएसआई का चीफ ज़रूर रहता है। आईएसआई के चीफ के पास पूरा कंट्रोल होता है, इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, लोग उसकी बात ज़्यादा मानते हैं। तो आसिम मुनीर को जब बनाया गया आईएसआई चीफ तो आसिम मुनीर को लगा कि चलो वो बहुत शक्तिशाली, ताकतवर हो गया। लेकिन सिर्फ 8.5 महीने में इमरान खान ने कहा कि आदमी गलत है, गड़बड़ है। और तब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हुआ करते थे पाकिस्तान के। इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा से कहा, कमर जावेद बाजवा ने आसिम मुनीर से कहा कि तुम अब आईएसआई चीफ नहीं रहोगे, और ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया, किसी एकदम ठंडी जगह पर। अब उसके बाद वक्त बीता, आसिम मुनीर के दिल में यह बात चुभती रही, इमरान खान को अपना दुश्मन बना लिया। फिर यह हुआ कि 2022 में आसिम मुनीर को अब रिटायर होना था फोर्स से। 24 नवंबर को एक रिजिग्नेशन लिखा आसिम मुनीर ने और कहा कि अब मैं रिटायर हो रहा हूं, तो मैं एक्सटेंशन और बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने इस रिजिग्नेशन लेटर को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, हम आपको फोर्स से रिटायर नहीं होने देंगे। और इसके ठीक 3 दिन बाद 27 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर को कमर जावेद बाजवा के बाद पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ बना दिया गया। अब आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर बन गए। तब तक बहुत कुछ बदल चुका था, सरकार बदल चुकी थी। इमरान खान से बदला लेने के लिए इमरान खान और उसकी बीवी, उनकी बीवी पर इल्ज़ाम लगाए गए। फिर दोनों जेल गए, इमरान खान अभी भी जेल में। और उसके बाद वहाँ लोकसभा में, वहाँ की जो है असेंबली में, वहाँ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, सरकार गिरा दी गई। फिर शरीफ बंधु आए। नवाज शरीफ खुद पीएम बन नहीं सकते थे, अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को आगे किया। शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। उसके बाद फिर चुनाव हुआ जनरल। जब चुनाव हुआ तो पीटीआई यानी पाकिस्तान जो तहरीक, उनकी पार्टी इमरान खान की, उसको इस चुनाव में लड़ने से बैन कर दिया। और इसके पीछे भी हाथ आसिम मुनीर का, क्योंकि दुश्मनी थी, नहीं चाहते थे आसिम मुनीर की इमरान खान की सरकार दोबारा आए। लेकिन इमरान खान पॉपुलर। अब सभी ने लड़कर चुनाव लड़ा मिलकर, जिसमें भुट्टो की पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी, सभी। अब इमरान खान की पार्टी पर रोक थी, इसलिए उस पार्टी के बैनर तले को चुनाव लड़ नहीं सकता था। बट इमरान खान के समर्थकों ने यह किया कि पार्टी का बैनर छोड़ इंडिपेंडेंट, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए। और कमाल देखिए कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, मुस्लिम लीग एन, या फिर बिलावल भुट्टो यानी बेनज़ीर भुट्टो के बेटे की पार्टी हो, उन सारे लोगों से ज़्यादा सीट इमरान खान की पार्टी से जो इंडिपेंडेंट, आज़ाद कैंडिडेट चुनाव में लड़े थे, उनको आ गई। अब सभी घबराए, लेकिन वो सारे इंडिपेंडेंट थे इमरान खान की पार्टी के, लेकिन चूंकि उस बैनर से लड़ नहीं सकते थे। उसके बाद जोड़ तोड़ शुरू हुई वहाँ, और फिर दो दुश्मन एक साथ हुए, भुट्टो और नवाज शरीफ, जिनमें कभी बनी नहीं। एक दौर था जब कहा जाता था कि ये दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे वाली पार्टी मामला। दोनों ने लालच में पाकिस्तान में मिलकर सरकार बनाई, जो अब भी चल रही है। और जो इमरान खान की पार्टी पे आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आए, वो अपोजिशन में बैठते हैं इस वक्त। तो ये तो हो गई पूरी कहानी। अब आसिम मुनीर इमरान खान से दुश्मनी ये है कि अभी तक जेल से बाहर ना आए, इसके सारे इंतजाम करता है। अब धीरे धीरे आसिम मुनीर की लालच भी बढ़ती गई।
उसके बाद 2024 आया। 2025 में आसिम मुनीर को रिटायर होना था जनरल के पद से। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जो मियाद होती है वो 3 साल की होती है। 27 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर को पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनाया गया और 27 नवंबर 2025 को आखिरी दिन था। अब कोई नया सेना अध्यक्ष आने वाला था। ये बात मुनीर को भी पता था, लेकिन मुनीर के मन में लालच और फिर 35 साल का इतिहास जब आर्मी ने वहां हुकूमत की, उसने कहा कि नहीं, ये तो कुछ करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ जो आसिम मुनीर के इशारे पर चलते हैं, नाचते हैं, उसने बात की और इसके बाद पाकिस्तान की असेंबली में एक कानून पास हो गया कि अब आगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो पोस्ट है वो 3 नहीं बल्कि 5 साल के लिए होगा। जब से पाकिस्तान बना तब से अब तक जितने भी पाकिस्तानी, करीब 17 पाकिस्तानी चीफ हुए वहां, हर एक का पोस्ट 3 साल का था। ये पहली बार था जब आसिम मुनीर ने 5 साल कराए। तो जिस आसिम मुनीर को 2025 27 नवंबर में, यानी कि पिछले 5-6 महीने पहले रिटायर हो जाना था, अब वो 2027 तक ऑफिशियली, लीगली, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना रहेगा। और उसने ये बिल पास करा लिया। और यही बिल अब चूंकि खाली उसके लिए होता तो मुश्किल था, तो वहाँ की जो एयरफोर्स है उसके लिए भी, वहाँ की जो नेवी है उसके लिए भी, कि जो भी इनका चीफ होगा उसका पोस्ट 5 साल के लिए होगा। लेकिन 5 साल 2027 के बाद तो आसिम मुनीर को फिर रिटायर होना ही था। फिर आसिम मुनीर ये नहीं चाहता था और फिर यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। अब आप सिर्फ खेल देखिए। 6 और 7 मई को इंडिया पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करता है। रात को पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप पर अटैक होता है। 9 टेरर कैंप तबाह होते हैं, 100 टेररिस्ट मारे जाते हैं। इसके बाद 8 मई से ही पाकिस्तान, बल्कि 7 मई से कुछ ड्रोन छोड़ना शुरू करता है। फिर 8-9 मई को भी वो ड्रोन फेंकता है, कुछ रॉकेट लॉन्चर भी फेंकता है, कुछ मिसाइल फेंकता है, हमारे एयरबेस को निशाना बनाता है। और 10 तारीख की शाम को अचानक ट्रंप साहब का एक ट्वीट और उसके बाद सीज फायर। यही कहानी है। 6 की शुरू हुई और 10 तक खत्म, मतलब 3 से 4 दिन, 100 घंटे का पूरा खेल है। अब इन 100 घंटे में इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई जंग तो हुई नहीं जिसको हम सीधे वॉर कहें, क्योंकि इंडिया की सेना पाकिस्तान के अंदर नहीं गई, पाकिस्तान की सेना इंडिया के अंदर नहीं आई। और छोड़िए, ये जो कुछ हुआ 100 घंटे में, इसमें क्या हुआ? हमने स्ट्राइक किया वहां के टेरर कैंप पर, तो वह एयर स्ट्राइक था। पाकिस्तान ने बदले में क्या किया? उसने ड्रोन फेंका और एयर स्ट्राइक किया, तो ये भी एक एयर स्ट्राइक था। आसिम मुनीर क्या है? ये पाकिस्तान के आर्मी के चीफ, यानी जिसको हम लोग पैदल सेना भी कहते हैं। 3 तरह की होती हैं, आर्मी, नेवी और आपको एयरफोर्स। आर्मी का काम है जमीन पर घुसकर मारना, एयरफोर्स का आसमान से, नेवी का समंदर के रास्ते। अब ये जो 100 घंटे की लड़ाई हुई, जिसको जंग भी नहीं कह रहे, उन 100 घंटों में पलटवार के नाम पर पाकिस्तान की तरफ से जो भी हुआ वो वहां के एयरफोर्स ने किया, यानी उनके शाहीनों ने। अब एयरफोर्स के जो चीफ एयर मार्शल हैं कायदे से, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन कमाल देखिए कि जिस बंदे की सेना 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, यानी आसिम मुनीर, उसके चीफ को एक ऐसी चीज के लिए इनाम दिया गया जो जंग हुई नहीं, जो जंग वो जीता नहीं, और कायदे से देखें तो मुंह की खानी पड़ी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार उसे वो इनाम देती है जो पाकिस्तान बनने के इतिहास में इससे पहले सिर्फ 1 बार मिला, वो भी उन जनरल साहब ने, आसिम मुनीर जैसे थे, खुद ही ले लिया था। तो एक आर्मी चीफ जिसकी सेना का कोई रोल नहीं इन 100 घंटों की लड़ाई में, जो कुछ हुआ पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया, लेकिन एयरफोर्स के चीफ को साइड कर दिया गया। नेवी का कोई रोल नहीं था, चलो वो भी साइड है। परिणाम किसको मिला? एक ऐसी जंग जो हुई नहीं, एक ऐसी जंग जो उन्होंने जीती नहीं, उसके बावजूद, और एक ऐसी जंग जिसमें वो शामिल भी नहीं थे डायरेक्ट, क्योंकि एयरफोर्स का कंट्रोल करने वाला एयरफोर्स का चीफ है, आसिम मुनीर का मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आसिम मुनीर को
फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया। क्यों? ये फील्ड मार्शल है क्या? इससे क्या हो जाएगा? असल में फील्ड मार्शल देन है ब्रिटिश की, अंग्रेजों की। और हमारे और पाकिस्तान में जो कि कभी हम अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर थे, तो यहाँ जो भी हमारी सैन्य सारी चीजें हैं सेना की, वो जो ब्रिटिश देकर गई है हम उसी पर चलते हैं। रैंक और बाकी सारी चीजें सब उन्हीं की बनाई हुई है। तो ब्रिटिश दौर से ये था कि एक ऐसा फील्ड मार्शल उसी को दिया जा सकता है जो एक तो उस देश की सेना का सबसे बड़ा अफसर हो, और वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जनरल, आर्मी का चीफ। तो एक ऐसा जनरल जो किसी जंग की सूरत में उस जंग में शामिल हो और उस जंग में उसने कुछ ऐसा अनोखा काम किया हो कि पूरा देश उसको याद रखे, और याद रखे और फिर उसे ये इनाम दे। इनाम क्या? फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल इनाम कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, सिर्फ एक समझिए आप, एक नाम है, एक तमगा समझ लीजिए। तो ये अंग्रेजों की देन थी। पाकिस्तान के इतिहास में जो 17 आर्मी चीफ हुए, उनमें यह सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब किसी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का इनाम दिया गया। इससे पहले 1958 में अयूब खान जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ थे, तब उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था, और तख्ता पलट करने के बाद वो आर्मी चीफ से खुद बन गए प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने आर्मी चीफ बना दिया किसी और को। फिर हुकूमत की 58 से 1969 तक पाकिस्तान पे जनरल अयूब ने। तो जब जनरल अयूब प्रेसिडेंट बन गए तो वो शायद दुनिया के पहले शख्स थे जिन्होंने खुद को ही कहा कि अब मैं फील्ड मार्शल हूं, और खुद को फील्ड मार्शल का अवार्ड दे दिया। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो अयूब खान पहले शख्स थे जिसको 1958 में अपने आप को ही पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद फील्ड मार्शल का खिताब दे दिया, और वो फील्ड मार्शल बने। उसके बाद मतलब कितने 69, 30 उधर, 55, 56 साल के बाद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी बार है जब किसी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया, और वो है जनरल आसिम मुनीर। लेकिन इस बार खुद लेने की बजाय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल का अवार्ड देने का जो एक प्रोसेस है वो ये है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ होते हैं, ये मिलकर फैसला लेते हैं। तभी ये मिलकर फैसला लिया गया, और इसके बाद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया जाता है। क्यों भाई? इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने भारत पर जबरदस्त पलटवार किया। अब पलटवार कौन सा? पहली चीज तो शहबाज शरीफ साहब यही भूल गए कि भैया जो कुछ भी हुआ 100 घंटे में वो उनके एयरफोर्स ने किया। ड्रोन एयरफोर्स फेंक रहा था, मिसाइल वो फेंक रहा था। आसिम मुनीर का रोल क्या था भाई? आर्मी टू आर्मी तो कोई लड़ाई की नौबत ही नहीं आई। दूसरा जो इसके लिए क्राइटेरिया है कि एक जंग में गजब कोई चीज, बहादुरी या कुछ अलग से दिखाने का, पहली चीज तो जंग ही नहीं हुई, क्योंकि जंग तब मानी जाएगी जब दोनों की सेना आमने सामने लड़े, डिक्लेयर हो। वॉर हमेशा डिक्लेयर होता, छेड़ते हैं। ये तो एक स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक। टेरर कैंप को हमने निशाना बनाया, उन्होंने कुछ ड्रोन फेंके, उन्होंने कुछ निशाना बनाने की कोशिश की, हमने पलट कर निशाना बनाया, बात खत्म हो गई और सीज फायर हो गया। तो जंग हुई नहीं, जंग में कोई अनोखा कौशल दिखाया नहीं, कोई बहादुरी का काम हुआ नहीं। तो फिर जनरल आसिम मुनीर को ये क्यों? और फील्ड मार्शल क्या होता? फील्ड मार्शल का अवार्ड सिर्फ इसके 2-4 फायदे हैं। कर्ज में डूबा पाकिस्तान पहले से, अब एक और बोझ बढ़ जाएगा। फील्ड मार्शल का सिर्फ एक वो होता है कि जब तक वो जिंदा है ये उसके साथ रहेगा। और दूसरी चीज ये होती है कि जैसे एक कोई भी आर्मी चीफ या कोई भी फोर्स का आदमी रिटायर होता है तो उसको एक पेंशन मिलता है। जो फील्ड मार्शल होता है उसको पेंशन के साथ जो सैलरी है उसकी, जो जब सर्विंग में होता है, जब तक वो जिंदा है वो सैलरी भी उसको मिलेगी, वो पेंशन भी उसको मिलेगा। और इसके अलावा बस एक और चीज होती है, वो ये कि जो आर्मी के चीफ होते हैं जिस भी देश के, खासतौर पर जो ब्रिटेन का है, जो फील्ड मार्शल की जिन जिन देशों में, एक जर्मनी है, एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है, एक ब्रिटेन है, और भी 1-2 देश हैं जहाँ फील्ड मार्शल का खिताब दिया जाता है। तो जो आर्मी चीफ होता है वो हमेशा 4 स्टार उसको दिया जाता है।
आप चाहे आर्मी के हों या फिर एयरफोर्स के हों, ये 4 स्टार होते हैं। जिनको फील्ड मार्शल बनाया जाता है वो 5 स्टार हो जाते हैं, उनको 1 स्टार एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो एक तरह से वो 5 स्टार अफसर हो गया। तो 1 स्टार है, लेकिन इसका भी ज़मीन पे कोई काम नहीं, मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, एक इनाम है, एक एजाज़ है, एक पुरस्कार है, और इसके बदले में सिर्फ ये होता है कि आपको फाइनेंशियली बड़ा फ़ायदा होता है। अब आप जिंदा हो जब तक आपको सैलरी मिलती रहेगी, आप काम नहीं करो, आप 80 साल के हो गए, किसी काम के नहीं हो, लेकिन सैलरी मिलेगी और आपको सारी बाकी सहूलत मिलेगी। तो ये सरकार पे एक बोझ हो गया, वो भी उन आसिम मुनीर और उस पाकिस्तान के लिए जो कभी कोई जंग जीता ही नहीं। वैसे फील्ड मार्शल की जो सबसे अनोखी और ख़ास बात होती है वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये कि आमतौर पर एक आर्मी चीफ अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से जब आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, तो सैल्यूट, सलामी देते हैं। फील्ड मार्शल के पास ये राइट होता है कि वो पलट कर सैल्यूट नहीं देगा, सलामी नहीं देगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर शहबाज शरीफ या फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी अब जनरल आसिम मुनीर के सामने जब आए, तो ज़रूरी नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर उनको सैल्यूट और सलामी दें। एक जनरल मानेक शाह की बड़ी मशहूर तस्वीर और वीडियो है, क्योंकि वो फील्ड मार्शल थे, तो उनके बराबर बगल में एक डंडा होता था, तो वो बस इससे एक तरह से इशारा करते थे। तो फील्ड मार्शल के पास ये राइट है कि अगर कोई सैल्यूट या सलामी करता है या कोई होता है, तो वो बिना सैल्यूट किए हुए सिर्फ अपने डंडे से इशारा कर दे तो उसको सलामी माना जाएगा। तो क्या पता आने वाले वक्त में मुफ्ती सैयद मुनीर यही चाहते भी हों कि कहाँ शहबाज शरीफ और जरदारी को वो सलाम ठोके, तो वो डंडा ही दिखाएंगे, शायद सलामी अब ठोके ही नहीं। आने वाले वक्त में ये तस्वीर देखने में बड़ी मतलब इसकी दिलचस्प होगा कि अब पीएम और प्रेसिडेंट का सामना करने के दौरान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर डंडा दिखाते हैं या सलामी ठोकते हैं। पाकिस्तान में ये सिर्फ दूसरा है। अब हमारे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हमने अब तक सिर्फ 2 ऐसे चीफ गुजरे हैं हमारे जिनको फील्ड मार्शल का खिताब मिला है। इनमें से एक हैं जनरल मानेक शाह, आप सभी जानते होंगे, और जो पहले थे जनरल मानेक शाह को जब 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ हमने जंग लड़ी, बांग्लादेश माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, तब जनरल मानेक शाह ही वो शख्स थे जिनकी वजह से ये जीत हासिल हुई थी, उनकी लीडरशिप। वो उस वक्त आर्मी के चीफ थे, और ये वो शख्स थे जब उन्होंने उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जब कहा था कि हमें जंग में जाना है, तो मानेक शाह ने साफ मना कर दिया था। कहा कि अभी मानसून है, बाढ़ आने का खतरा है, दलदल है, हमारे सेना बीमार हो सकते हैं, तो हमें वक्त दीजिए और हम आपके कहने पर अभी नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने 8-9 महीने का वक्त लिया, फिर कहा हम तैयार हैं, तब जंग लड़ी अपनी शर्त पर, और फिर वो जंग जीते। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, 90,000 करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। उनकी इस बहादुरी और लीडरशिप के लिए, जिसको पूरी दुनिया ने लोहा माना, मानेक शाह के इस सोच और दिमाग पर, उन्हें 1973 में फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया। फील्ड मार्शल में एक ये भी होता है कि वो शख्स बेशक रिटायर हो गया हो, लेकिन वो हमेशा सर्विस में माना जाता है, और जब किसी इस तरह के फंक्शन में जाएगा, चाहे वो कितनी उम्र हो गई, वो आर्मी के वर्दी में होगा। तो जनरल मानेक शाह कई जब रिटायर हुए उसके बाद भी कई जगह पहुंचते थे तो उसी वर्दी में होते थे। क्यों? क्योंकि वो फील्ड मार्शल थे। तो हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में सिर्फ 2, हालांकि अयूब खान ने खुद ही को दिया और जनरल मुनीर को जो है अब पाकिस्तान ने दिया। इसके अलावा जो हमारे यहाँ दूसरा फील्ड मार्शल अवार्ड दिया गया, वो हमारे इस देश के जो पहले आर्मी चीफ थे जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा को ये अवार्ड, थे तो वो पहले देश के चीफ, लेकिन मानेक शाह के बाद दिया गया। और जनरल करियप्पा को इसलिए दिया गया कि 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, दोनों आज़ाद हुए, लेकिन कबायली के भेष में पाकिस्तानी घुस गए थे कश्मीर में, और फिर वहाँ पे भारत के साथ लड़ाई हुई, पाकिस्तानी सेना आ गई, और उस लड़ाई को लीड किया था हमारे पहले आर्मी चीफ जनरल करियप्पा ने।
और उन करियप्पा की बहादुरी और उस जंग को जीतने और कश्मीर को बचाने के लिए उन्हें ये अवार्ड 1986 में सेकंड टाइम दिया गया था, जबकि वो 47 की बात थी, लेकिन उनको देने में ये वक्त लगा। लेकिन 1986 में हमारे देश में दूसरे जो मिला फील्ड मार्शल का, वो जनरल करियप्पा थे, देश के पहले आर्मी चीफ, और पहले थे जनरल मानेकशॉ, जिनको बांग्लादेश को आज़ाद कराने और पाकिस्तान को हराने के लिए 1973 में फील्ड मार्शल का अवार्ड दिया गया। अब सवाल ये है कि मानेकशॉ ने इतनी बड़ी जंग जीती, करियप्पा ने उस वक्त कश्मीर को बचाया, पाकिस्तान को खदेड़ा, दो हो गए जस्टिफाई। अयूब खान ने खुद को ही दे दिया, चलो उसके बारे में बहस क्या करनी। आसिम मुनीर को क्यों दिया गया? बाकायदा एक फंक्शन करके अभी उसका वीडियो भी आया, शहबाज शरीफ ने ऐलान किया, उसमें वहाँ के प्रेसिडेंट बिलावल भुट्टो के पिता और बेनज़ीर भुट्टो के पति वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा कि उन्हें ये अवार्ड दिया गया? क्योंकि मैं बार बार जो कह रहा हूँ, जो जंग हुई नहीं, जिस जंग में वो शामिल नहीं, उनकी सेना शामिल नहीं, काम तो किया पाकिस्तान के शाहीनों या एयरफोर्स ने, चाहे ड्रोन प्रोन जो भी उड़ाया, बैठे बैठे इनको क्यों भैया? तो इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर ज़ियाउल हक के चेले, ज़ियाउल हक को अपना आइडियल मानते, और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज में कट्टरवाद लाने वाले के तौर पर देखा जाता है, खुद भी बहुत कट्टर, और उनकी नज़र पाकिस्तान के सबसे पावरफुल इंसान बनने पर। हालांकि ये पता है कि शहबाज शरीफ खतरा नहीं है जनरल मुनीर के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार ही मुनीर की रजामंदी से चल रही है। जिस दिन जनरल मुनीर की नज़रें टेढ़ी हो जाए, शहबाज शरीफ की सरकार गई। तो शहबाज शरीफ जनरल मुनीर को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। दूसरा, 27 में रिटायरमेंट, लेकिन एक काम और करवाया आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, यहाँ की असेंबली में जो एक रूल पास कराया कि अब आर्मी जनरल का जो पोस्ट होगा वो 3 की जगह 5 साल होगा। वो 5 साल तो कर दिया, लेकिन उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है कि किस उम्र तक वो आर्मी का चीफ रहेगा। 60, 65 वो मेंशन नहीं है। तो ये हटाकर मुनीर ने एक और खेल खेला कि 27 में जब आएगा कि 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो उसमें ये तो है ही नहीं कि किस एज तक आप आर्मी चीफ रह सकते, किस एज तक नहीं। और ये शायद दुनिया का पहला देश होगा जहां पर यह है कि कोई उम्र फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब है जब उसके हाथ में ताकत होगी, सत्ता होगी, शहबाज शरीफ और सरकार आगे पीछे घूमेगी, वो बंदा तब तक पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना रहेगा। तो क्राइम कहानियां विद शम्स में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।